गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में हमने आपको बताया कि कैसे कैसे गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे की होंगी और अपनी 11 सूत्री मांगों में किस प्रकार उन्होंने भारतीयों की सभी जनता को रखा होगा। जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्री में किसानों के लिए 2 मांगे करी, उसमें पूंजीपति जो अमीर वर्ग हुआ करता था उनके लिए 3 मांगे और आम आदमी के लिए 6 मांगों को देखा होगा। हमने देखा कि गांधी जी ने किस प्रकार इन 11 सूत्री मांगों द्वारा पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने न केवल किसी एक वर्ग के लिए काम किया, उसके साथ साथ सभी वर्गों को यह समान रखते हुए पूरे देश को साथ में लेते हुए कार्य करना स्टार्ट किया। शायद यही 11 सूत्री मांगे गांधी जी की पूरे देश में बहुत बड़ा एक बदलाव लाएगी और बदलाव लाने के बाद यह देश आजादी की ओर बढ़ेगा। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर भारतीयों को जोड़ने का काम किया गया है तो गांधी जी द्वारा किया गया इन 11 सूत्री मांगों द्वारा। इसके बाद हम अगर आगे को बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने पूरे भारत के लिए ही लड़ाई लड़ना चाहिए थी। इसके बाद हमने कल के वीडियो में ही देखा, जब 11 सूत्री मांगी जो है अंग्रेजों ने नहीं मानी, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। और असहयोग आंदोलन में सबसे पहले उन्होंने नमक कर को तोड़ा होगा, जो आम आदमी के साथ साथ सभी व्यक्ति के लिए नमक पर एक जो टैक्स लगाया जाता था उस टैक्स को खत्म करना चाहा होगा। हमने कल ही की वीडियो में देखा कि किस प्रकार 78 अनुयायियों को लेते हुए जो है गांधी जी ने गुजरात से होते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सारे जो है तीनों क्षेत्रों से होते हुए जो है बहुत सारे अनुयायियों को जोड़ते हुए 78 लोगों के साथ अपनी एक साथ यात्रा को पूरा करा होगा। जिसमें हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें नेपोलियन की जो है एल्बा से पेरिस तक की यात्रा में भी जोड़ा है। इसके साथ साथ हमने देखा कि ये यात्रा 12 मार्च को स्टार्ट हुई और 5 अप्रैल को खत्म हुई होगी। और खत्म होने के दौरान इन्होंने जो है वहां पर जाके पत्रकारों से क्या बोला है, ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखी। और 6 तारीख को सुबह को 6:30 बजे किस प्रकार नमक बनाया होगा, ये बात आपसे पेपर में पूछी जाती है। सारी बातें हमने कल के वीडियो में आपको बता दी। आज की अगर बात करें तो हमने आपसे कल भी कहा था कि भारत में ये जो क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे, इन क्रांतिकारियों का क्या कर्तव्य था और क्यों इन्होंने जो है क्रांतिकारी पैदा हुए होंगे, क्या चाहते थे क्रांतिकारी, क्यों अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे, आज उसी बात में हम जो है चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। अगर देखा जाए तो हमने पीछे पढ़ा था कि अजैता का सिद्धांत। हमने अजैता का सिद्धांत में ये बताया था कि अंग्रेजों का ये मानना था, अंग्रेज भारतीयों से ये बोला करते थे कि गोरे लोग जो हैं, जो सुंदर लोग हैं, ये गोरे लोग केवल जो है दूसरों पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अंग्रेजों ने इस तरीके से भारत पर एक छाप छोड़ रखी थी और ये छाप का अब अंत होना स्टार्ट हो गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है क्रांतिकारी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुए भारत में क्यों अब भगत सिंह पैदा हुए, क्यों आजाद पैदा हुए, क्यों बिस्मिल आए, ये लोग किस चीज से प्रभावित हुए थे, इस वजह से इन्होंने भारत में जो है क्रांतिकारी अपना रूप दिखाया होगा। अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, अगर आपसे कोई भी पूछ ले, आज जो हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात करेंगे या क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। ठीक, क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। आज क्रांतिकारियों की कहानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रांतिकारियों की जानकारी ले रहे हैं आज हम। चलिए बढ़ते हैं इधर। तो सबसे पहले इसका जो कारण बताया है आप इस तरीके से बताएंगे कि हमारे सर ने बताया था क्रांतिकारियों की जानकारी में कि सबसे पहले अंग्रेजों ने जो भारत पर एक छाप छोड़ रखी थी, अजैता का सिद्धांत। अजैता का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है, तो जब अगर आपसे अजैता का सिद्धांत पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि अजैता का मतलब था, अंग्रेजों ने ये कह रखा था कि गोरे लोग जितने भी हैं वो भारतीयों पर जो है या अन्य लोगों पर, जो काले लोग हुआ करते हैं, उन पर जो है राज करने के लिए पैदा हुए। इस चीज को ना भारतीय भी देखा करते थे, अन्य देश भी देखा करते थे। बट भगत सिंह वगैरह हो गए, आजाद हो गए, रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, जब इन्होंने 2 घटनाएं देखी बहुत बड़ी बड़ी। अब घटनाओं में अगर देखें तो इन्होंने पढ़ा इस बात को कि 1896 में अफ्रीका के एक छोटे से देश ने, जिसका नाम इथोपिया था, उसने इटली को हरा दिया था। तो इसका मतलब जो है अंग्रेज वहां पर हारे, गोरे लोग हारे। इटली में जो गोरे लोग पाए जाते हैं वो गोरे लोग हारे होंगे। अफ्रीका में काले लोग पाए जाते हैं, काले लोगों ने यानी उन गोरे लोगों पर जीत प्राप्त करी। तो सबसे पहले आपको जो है ये एग्जाम्पल देना है कि भगत सिंह प्रभावित हुए 1896 में जो एक युद्ध लड़ा गया होगा इनमें 2 देशों के बीच में। अफ्रीका जो एक पूरा का पूरा एक जो है बहुत बड़ा कंटिनेंट रहा होगा, उस कंटिनेंट के जो छोटा सा देश एक इथोपिया रहा होगा, उसने इटली को हरा दिया। ठीक, तो सबसे पहली घटना आप इस तरीके से याद करेंगे कि 1896 में अफ्रीका के कौन से देश ने, इथोपिया ने, अफ्रीका के इथोपिया देश है, ये भी ध्यान रखेंगे। इथोपिया देश ने किसे हरा दिया, इटली को हरा दिया। ठीक है, अब यहां से क्या पता चला, हरा दिया।
अब यहाँ से ये जानकारी मिलती है कि जो है गोरे लोग हार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने इस बात को नहीं कह के भेजा है कि गोरे लोग हमेशा जीतेंगे या गोरे लोग राज करेंगे। ये तो हम लोगों के ऊपर जो है क्या कर रहे थे, केवल हमारी मेंटेलिटी को जो है बदलना चाह रहे थे। ऐसी सेम हमने और आगे देखा, इन्होंने देखा 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। ठीक, तो ये घटना भी आप याद रखेंगे कि नंबर 2 घटना। नंबर 3 में सर ने एक बात और बताई थी कि 1905 में क्या करा, जापान ने रूस को हरा दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी गोरे लोग हार गए, रूस को हरा दिया। जब ये हार गए होंगे तो इन लोगों को लगा कि जो है क्यों ना हम भी किसी तरीके से इस तरीके से ना एक अपनी एक संगठन बना लें, एक टीम बना लें जो इन पर जो है हावी हो सके और हावी होने के बाद जो है इन लोगों को खदेड़ सके। तो ये बात आपको समझ में आने लगी होगी। तो सबसे पहले ना 1924 में काम किया गया। ये चीजें पूछी जाती है पेपर में, ध्यान रखना। अब आपको भारतीय इतिहास में पढ़ना स्टार्ट करना है। 1924 में कानपुर में एक ना संगठन बनाया गया, एक एसोसिएशन बनाई गई जिसका नाम था HRA। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कहाँ बनाई गई, कानपुर में बनाई गई। HRA नाम की बनाई गई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन करके बोलते हैं इसे। 1924 में कौन सी पार्टी बनी, तो चौथे नंबर पे आपने याद कर लिया कि सर ने बताया था 1924 की बात करी। सर ने क्या बोला, 1924 की बात करी, कानपुर की बात करी। कानपुर में एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की पार्टी बनी होगी। ये क्या क्यों बनी थी ये पार्टी, ये बनी थी केवल इसलिए संगठन बनकर तैयार हुआ होगा कि अंग्रेजों के जो अत्याचार हैं उन्हें जो है रोकने के लिए ना, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए ये पार्टी बनाई गई होगी। अब ये पार्टी तो बन गई। अब पार्टी बनने के बाद क्या हुआ, अब इन लोगों के पास पैसा नहीं था कि कैसे इस संगठन को चला पाए, कैसे ना अंग्रेजों के साथ में लोहा ले सके। अब अंग्रेजों के साथ में लोहा लेना है तो आपके पास हथियार होना बहुत जरूरी है। तो हथियार को खरीदने की वजह से इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों का ही धन लूटना चाहा, पैसा लूटना चाहा। 1925 में जाकर, देखिए 1924 में एक पार्टी बनी, 1925 में जाकर इन्होंने क्या करा, एक रेल लूटी जिसे आप काकोरी रेल कांड के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए तो आप तुरंत बता देना कि काकोरी रेल जो लूटी गई थी ये इस पार्टी को चलाने की वजह से लूटी गई थी, जो HRA बनी थी, जो अंग्रेजों को रोकने की वजह से बनी थी। ठीक है, तो काकोरी रेल लूटी गई, कब लूटी गई, 1925 में लूटी गई। और क्या उद्देश्य था उनका, उद्देश्य था हथियार खरीदना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1925 की घटना भी अब आपको याद हो गई होगी। 1925 में काकोरी रेल कांड हुआ है, काकोरी रेल कांड। ठीक, पहली बात हमने ये पढ़ लिया। और उसके बाद इनका क्या उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था हथियार खरीदना। हथियार खरीदने के लिए ये ट्रेन लूटी गई। अब ट्रेन लूट ली गई होगी, अंग्रेज सरकार ने जो है पता लगाने की जब कोशिश की होगी तो पता चला कि इसमें जो भारतीय थे वो लोग थे जिन्होंने एक पार्टी बना दी। अब अंग्रेज और ज्यादा फिसल गए। क्यों, क्योंकि एक तो जो है लूटी गई, एक सबसे बड़ा दोषी हो गया, और दूसरा क्यों, क्योंकि ये तो हमारे अगेंस्ट ही खड़े होने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने देखा कि कितने लोग थे, सब जानकारी निकली, इन्हें पता चली, तो पता चला उसमें 29 लोग पाए गए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि काकोरी रेल कांड में कितने लोगों ने जो है भागीदारी की थी, तो आप बताएंगे 29 लोग थे, 29 लोग थे। ठीक, मैं आपको 29 का ना पूरा का पूरा एक तरीके से बता दे रहा हूं, 29 लोग थे। अब 29 में से क्या हुआ, 17 को तो जेल भेज दिया इन्होंने। ठीक है, अब 4-4 करके कर लें, 4-4-4 तो हो गए 17 और 4 21 और 8 29 हो गए। ठीक है, 29 में से आपको पूछे तो आप बता देंगे 17 लोगों को तो जेल भेज दिया गया, 4 लोगों को क्या करा, आजीवन कारावास कर दिया। 4 लोगों को आजीवन कारावास कर दिया, आजीवन कारावास। चलिए, 4 लोगों को क्या करा, काले पानी की सजा भेज दी। काले पानी की सजा के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार में एक जेल है और उस जेल में जो है पानी इतना गंदा होता है कि कोई भी अगर उस जेल में रह ले तो किसी न किसी तरीके से बीमारी से तो उसे जो है आना ही है बीमारी के साथ में। ठीक है, तो आप बता देंगे 4 लोगों को काले पानी की सजा हुई, 4 लोग आजीवन कारावास में चले गए और 17 लोगों को जेल हो गई। अब बचे 4 बाकी। तो बचे चारों में जो है 4 लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। इन चारों लोगों को फांसी दे दी गई। फिर बताएंगे बाकी जो 4 लोग बचे होंगे, 4 लोग क्या हैं, उन्हें क्या हुई, फांसी हुई। नाम आप याद कर लेंगे, नाम लिख लेंगे आप। मैं आपको एक बार फिर से नाम बोल दे रहा हूं, नाम क्या थे उनके, नाम था, पहला नाम था आपका राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा नाम था अशफाक उल्ला खां, तीसरा नाम था आपका राजेंद्र लाहिड़ी और चौथे थे आपकी रोशन सिंह। मैं आपको लिख देता हूं चारों नाम, क्या नाम थे, यहां लिख देते हैं चारों नाम। नंबर एक पे हमने क्या बताया, राम प्रसाद बिस्मिल बताए।
ठीक है, नामों का याद करना बहुत जरूरी है। आपसे पेपर में ये पूछेगा कैसे कैसे सजा हुई थी, क्यों हुई थी, तो आप बता देंगे तुरंत कि ये सजा हुई थी, ये कारण थे, 29 लोग थे। एक दूसरे को, इतिहास को जोड़ना आपस में बहुत जरूरी है। जब तक सभी इतिहास की कड़ियों को आप एक साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको कोई भी चीज याद नहीं होगी। इससे पीछे वाली सारी चीज अगर आपने वीडियो देख रखे हैं तो वो सारी चीजें आपको याद हो चुकी होंगी, क्योंकि इतिहास बिल्कुल सीरियल से लेते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ते हुए कि क्या घटनाएं क्यों हुई होंगी, क्या कारण रहा होगा। तो पहला बता दिया राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा है आपके अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खान ऐसा करके लिख देते हैं। तीसरे की बात करें तो राजेंद्र लाहिड़ी बोल देते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। और चौथे की अगर बात करेंगे तो हो जाएंगे आपके रोशन सिंह। इन्हें चारों लोगों को फांसी हो गई होगी। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई, यहां तक आपने याद कर लिया। 1925 की घटनाएं हो गई। अब धीरे धीरे समय बीतेगा, यहाँ तक तो फांसी हो गई होगी। अब 1925 के बाद 1926 आएगा। 1926 में जाके इन्हें लगेगा कि जो मैंने एक सभा बनाई थी वो तो जो है, मतलब जो मैंने एक पार्टी बनाई थी इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने, वो तो जो है 29 लोगों को किसी न किसी तरीके से उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये सभा, पूरी पार्टी खराब हो गई। अब भगत सिंह आएंगे। भगत सिंह क्या करेंगे, 1926 में एक पार्टी बनाएंगे, एक सभा का आयोजन करेंगे जिसका नाम बोलेंगे नौजवान भारत सभा। ठीक, नौजवान भारत सभा बोलेंगे। ध्यान रखना, ये जो है भगत सिंह ने पंजाब में बनाई थी, ये सभा जो बुलाई थी, और ये इस सभा के सचिव रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 1926 में पंजाब में एक सभा का आयोजन हुआ। किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह इसके सचिव थे, इसका नाम था नौजवान भारत सभा। ठीक, 1926 की घटना आप याद कर लें। सातवां पॉइंट मैंने बोला आपको 1926 में, ठीक है, कहां पे, पंजाब में। पंजाब में एक क्या बुलाई गई, नौजवान भारत सभा बुलाई गई, नौजवान भारत सभा। और किसने आयोजित की थी ये बताई थी मैंने, भगत सिंह ने। और भगत सिंह ही इसके सचिव रहे होंगे। सचिव कौन थे इसके, भगत सिंह रहे थे। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, लोगों को संबोधित किया गया होगा, भारतीय लोग इकट्ठे हुए होंगे, अंग्रेजों के आंदोलन के बारे में बातचीत की गई होगी। ठीक है, आगे तक ये सारी चीजें चलती रही होगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया होगा। 1928 के बारे में आपसे पेपर में पूछता है। 1928 में क्या हुआ, दिल्ली में ना आजाद से इनकी मुलाकात हुई। किनकी मुलाकात हुई, भगत सिंह की मुलाकात हुई है। तब आजाद ने कहा कि जो एक पार्टी चली आ रही थी, जो काकोरी रेल कांड में थी, उसमें ना केवल गलती क्या हुई कि ये पार्टी HRA थी, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। अब आप एक काम करो, इसके साथ में एक सामाजिक वर्ड जोड़ दीजिए। सामाजिक शब्द का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दीजिए, जिससे कि पूरा भारत इस पार्टी के साथ जुड़ जाए। तो आपसे पूछेंगे भगत सिंह की और आजाद की मुलाकात कब हुई, तो आप बताएंगे दिल्ली में हुई थी, 1928 में हुई थी। और वहीं पर इन्होंने गाइड किया था भगत सिंह को कि ये पार्टी का नाम था HRA, उस HRA का नाम बदलकर HSRA कर दीजिए। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। आपको मैं लिख देता हूं 8वां पॉइंट करके। 1928 में दिल्ली में आजाद की भगत सिंह से मुलाकात, भगत सिंह से मुलाकात रही होगी। और जब मुलाकात हुई होगी तो इस पार्टी का नाम बदल गया, HSRA हो गया। ये इसी तरीके से ना आप इन चीजों का नोट्स बनाओगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपको अपने आप याद आती जाएंगी कि सर ने हमसे क्या कहा। अब ये क्रांतिकारियों की पार्टी बन गई होगी, तभी तो 1928 में जाके साइमन कमीशन भारत आया होगा। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। क्यों, क्योंकि इन क्रांतिकारियों को उसे रोकना था। रोकने की वजह से परसों के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन में कितने लोग थे, कौन बाद में जाके प्रधानमंत्री बना है ब्रिटेन का। इसमें जो है मैंने आपको ये बताया कौन इसका अध्यक्ष रहा होगा, क्या कारण था, इन्होंने क्या बोला, कि ये सारी बातें साइमन कमीशन हमने परसों के लेक्चर में जब पढ़ाया था तो आपको क्लियर करा दिया है। तो केवल हम आज ये ध्यान रखेंगे, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। और जब भारत आया होगा तो लाहौर में ना विरोध चल रहा होगा इसका, साइमन कमीशन का, वो कर रहे होंगे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के जो ना सिर पे जो है एक लाठी लगेगी। लाठी लगने के बाद, लाठी चार्ज में एक लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहले अगला पॉइंट जो हम बात करेंगे, 9वां पॉइंट, हमने आपसे कहा फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है। ठीक, एक बात याद कर लिया आपने। और इसी में दूसरा पॉइंट, लाहौर में, क्योंकि लाहौर से मैंने बता दिया, लाहौर से कौन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय होंगे, लाला लाजपत राय, वो विद्रोह कर रहे होंगे।
ठीक है, विद्रोह। और जब विद्रोह कर रहे होंगे तो लाठी चार्ज हुई होगी, और लाठी चार्ज में क्या रहा होगा, इनकी मृत्यु हो गई है। किनकी मृत्यु हो गई है? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और जब ये मृत्यु हो गई होगी तो इसका बहुत ज्यादा जो है दुख हुआ होगा भगत सिंह को, कि जो है भगत सिंह की जो है को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इन्होंने भगत सिंह ने पता लगाया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। जब मृत्यु का सही कारण मालूम पड़ा तो ये मालूम पड़ा कि स्कॉट थे, स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने लाठी चार्ज कराया था। स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने लाठी चार्ज कराया। ठीक, 11वां पॉइंट आप ऐसे याद कर लेंगे, स्कॉट के कहने पर के कहने पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज कराया। सैंडर्स ने लाठीचार्ज, ठीक है, लाठीचार्ज कराया। आप ये याद करेंगे। आगे क्या हुआ, जब लाठीचार्ज कराया होगा, इन्हें मालूम पड़ गया होगा, तब इन्होंने भगत सिंह ने सोचा कि क्यों ना स्कॉट के कहने पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज कराया है कि स्कॉट को इस बात की सजा दी जाए। तब स्कॉट को ये मानना चाहा, इन्होंने स्कॉट को मानना चाहा, बट इन्हें सही से ज्ञान नहीं था कि कौन सा स्कॉट है और कौन सा सैंडर्स है, ना ही इनके साथियों को पता था। तब गलती से मारा कौन गया? सैंडर्स मारा गया। मारने गए थे स्ट्रॉस को। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, स्कॉट को मारने गए थे और सैंडर्स की हत्या कर दी। मारा गया कौन? सैंडर्स। तो अब जो है भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा है। आप इस तरीके से याद रखेंगे, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की है। सैंडर्स की हत्या की। क्यों? आपसे पूछा जा सकता है कि भगत सिंह ने स्कॉट को मारा है या सैंडर्स को मारा है। ऑप्शन में दे दे आपको, या आपसे पूछ जाए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह ने किसकी हत्या कर दी, तो आप ध्यान रखेंगे सैंडर्स की हत्या की है। करना किसकी थी? स्कॉट की करनी थी। और जब इन्होंने हत्या कर दी होगी, धीरे धीरे क्रांतिकारी और ज्यादा प्रबल हो रहे होंगे। अब इन क्रांतिकारियों को ना एक तरीके से ना किसी तरीके से काबू करने के लिए एक सभा का आयोजन करा अंग्रेज सरकार ने। जब अंग्रेज सभा ने एक सभा का आयोजन किया तो 8 अप्रैल सन 1929 को ना एक सभा बैठ हुई होगी इनकी, अंग्रेजों की। तो भगत सिंह उस असेंबली में पहुंच गए, ऊपर पहुंचे, और पहुंचने के बाद इन्होंने उस सभा में ना दूसरी ओर बम फेंका, ना कि उनके ऊपर बम फेंका, केवल उन्हें डराने के लिए। भगत सिंह का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, केवल उन्हें डराना था। डराने का उद्देश्य ये था कि किसी न किसी तरीके से ये सोचने लगे कि अब क्रांतिकारी किसी भी तरीके से इनकी सभाओं को भी सही तरीके से नहीं होने देंगे। तो आपसे ये तारीख पूछी जाती है, आप ध्यान रखना, 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह ने सभा में बम फेंका। ठीक है, तो 8 अप्रैल सन 1929 इस तरीके से आप याद कर लें। 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह ने सभा में बम फेंका, और इसके साथ साथ सभा में बम फेंका। और इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहीं पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोला गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद का, इनकलाब जिंदाबाद, यही बोला गया है ये नारा भी। और आगे अगर आपसे पूछे तो आपसे पूछेगा कि इनके साथ में किसी ने एक साथ दिया था, वो व्यक्ति कौन था, तो आपसे पूछ ले तो बताएंगे बटुकेश्वर दत्त थे। क्या थे? बटुकेश्वर दत्त थे इनके साथ में। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन थे बटुकेश्वर दत्त। इनके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बटुकेश्वर दत्त के बारे में। इनके साथ भी बड़े अत्याचार हुए बाद में। पहले तो मैं इनके बारे में बता दूं ये क्या हुआ होगा। दोनों लोग भागे नहीं, और भागने के बाद वहीं पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, और नारे लगाते रहे होंगे तो इन्हें पकड़ लिया पुलिस ने, जो अंग्रेज पुलिस जो होगी उस समय। और बाद में क्या हुआ, भगत सिंह को फांसी दी गई। और भगत सिंह को फांसी देने से पहले लगभग 64 दिन तक किताबें बताती हैं कि भगत सिंह भूखे प्यासे रहे, बिल्कुल भूखे प्यासे रहे। अंग्रेजों का किसी भी तरीके से इन्होंने अन्न भी कबूल करना नहीं चाहा। ठीक, बाद में भगत सिंह को फांसी हो गई है। और बटुकेश्वर दत्त के बारे में अगर बात करें तो इन्हें फांसी नहीं हुई थी, इन्हें काले पानी की सजा हो गई थी बटुकेश्वर दत्त को। ठीक, 1942 में ये रिहा हुए बटुकेश्वर दत्त। और 1942 में उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा। तब उसमें जो है जाके इन्होंने फिर से जो है उसमें पार्टिसिपेट करा अपना भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। फिर दोबारा से बेचारे जेल गए, और जेल गए, जेल में ही जब जेल में रहे होंगे तो इन्हें टीबी हो गई। और टीबी के बाद क्या हुआ, इन्हें आजाद कर दिया गया होगा। और जब तक देश भी आजाद हो चुका था, देश आजाद हो गया, इन्होंने बीड़ी के कारखाने में पहले काम किया, बीड़ी के कारखाने में काम किया। उसके बाद कुछ समय बाद बिस्कुट के कारखाने में काम किया। बाद में इन्हें मालूम पड़ा कि पटना में ना एक बस का टेंडर भरा जा रहा है, वहां नौकरी निकली हुई है। तो ये वहां पे गए होंगे उस टेंडर को भरने के लिए। जब वहां गए तो इनसे इस बात का सबूत पूछा गया। हमारे भारतीयों ने इनसे सबूत पूछा कि बताइए आप फ्रीडम फाइटर हैं, सबूत दीजिए उस बात का। तो उस बात का जब इनसे सबूत मांगा गया तो बड़ा शर्मिंदा होकर ये वापस लौट आए वहां से। और लास्ट में जाके 1965 में दिल्ली के एम्स में जाके टीबी से इनकी खांसते हुए मृत्यु हो गई।
तो इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर जो है, जिसने कितना जो है अपने आप को बलिदान दिए, कितनी बार जेल किया होगा, कितनी बार अंग्रेजों से पिटा होगा, वहां पे पूरे देश की आजादी में उसने पार्टिसिपेट किया होगा, उसके बाद भी भारतीयों ने क्या करा, इनसे सबूत मांगा कि बताइए आप ही बटुकेश्वर दत्त हैं, आप ही फ्रीडम फाइटर हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं हमारे देश की। इतिहास हमारे देश का ऐसा है कि कहीं ना कहीं झिंझोर देगा, हमारी ही कमियां रही थी कहीं ना कहीं। इतने साल तक गुलाम रहने की बजाय भी कहीं ना कहीं हम ही रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर ना जरा सी देर में कोई भी बाहरी व्यक्ति आके फूट डलवा देता है किसी भी तरीके से, और हम लोग क्या हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, अपने दिमाग की कभी मेंटेलिटी का यूज नहीं करते। ठीक है, हमें दोनों ही तरफ के पहलू देखने चाहिए, अच्छा और बुरा। ठीक है, वरना बाद में फिर भी हमें अपने देश के साथ ही खड़ा रहना चाहिए, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, देश के साथ से आप पीछे ना हटें कभी भी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बटुकेश्वर दत्त की कहानी आपको पता चल गई होगी। इसके साथ 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 भगत सिंह को कैसे कैसे जो है सजा हुई होगी ये क्लियर हो गई। और 1929 तक की घटनाएं हमने आपको बता दी। 1930 की घटना आपसे पेपर में फिर पूछी जाती है, एक वो भी मैं आपको बता दूं। 1930 में क्या हुआ, सूर्यसेन थे भारत में एक ऐसी क्रांतिकारी, उन्होंने शस्त्रागार लूटा है। आपसे पूछा जा सकता है शस्त्रागार को लूटा, अंग्रेजी शस्त्रागार रहा होगा, उसमें शस्त्र वगैरह अंग्रेजों के रखे हुए होते होंगे, हथियार। तो 1930 में सूर्यसेन ने शस्त्रागार लूटा है, जिसकी वजह से 1934 में उन्हें फांसी भी हुई है। ठीक है, 1930 में सूर्यसेन ने अंग्रेजी शस्त्रागार लूटा है। आपको 14 पॉइंट इस तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1930 में 1930 में सूर्यसेन ने शस्त्रागार लूटा है। ठीक है, शस्त्रागार लूटा। अब शस्त्रागार लूट लिया होगा, इसकी वजह से इन्हें 1934 में फांसी हुई है। 1934 में फांसी दी गई है शस्त्रागार लूटने की वजह से। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, 1930 की घटना क्लियर हो गई होगी। 1934 में बाद में जाके फांसी होगी। 1930 के बाद 1931 की घटना पेपर में बहुत पूछी जाती है आपसे। फरवरी का महीना था और इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क है। इलाहाबाद में, यानी जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पे अल्फ्रेड पार्क है। वहां पे इनकी बहुत बड़ी जो है एक प्रतिमा भी बनी हुई है। इनका नाम था आपका आजाद, जिन्हें हम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। उनका क्या हुआ, ये लोग ना वहां बैठे हुए होंगे और बैठ के ना किसी तरीके से आगे की रणनीति बना रहे होंगे। तो इन्हीं के किसी एक साथी ने ना चुगली कर दी, और चुगली कर दी तो हुआ क्या कि अंग्रेज जितनी भी पुलिस थी, उन्होंने ना अंग्रेजी सेना ने ना उस पार्क को घेर लिया। घेरने के बाद जहां जिस पेड़ के नीचे ये बैठे हुए थे, उस पेड़ के आसपास जो है वहां के चुपचाप छिपकर इन पे बाहर ही करने वाले थे, जब तक इन्हें पता चल गया। इन्होंने ना, पता चल गया अंग्रेजों के साथ में जो है जितने भी इनके पास जो है इनके हथियार में गोलियां रही होंगी, उससे लड़ाई लड़ते रहे। और एंड में जाके जब देखा कि एक अंतिम गोली रह गई है, तो इन्होंने स्वयं को गोली मार ली। और स्वयं को गोली मार ली। और ये बताते हैं कि जब जो है ये गोली मारने के बाद मृत्यु की अवस्था में पड़े हुए होंगे, मृतक अवस्था में पड़े हुए होंगे, तब अंग्रेजी जब सेना इनकी तरफ को बढ़ रही होगी, तो लगातार गोली मारते चले गए, लगातार गोली मारते चले गए। उन्हें इतना डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चंद्रशेखर आजाद दोबारा से उठ के हम लोगों को खत्म कर दे। इनका मानना था चंद्रशेखर आजाद का कि अंग्रेजों ने कोई भी ऐसी जेल नहीं बनाई है जहां पे आजाद को रख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको इतिहास को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। कब की बात है, फरवरी 1931 की बात है, अल्फ्रेड पार्क की बात है। ठीक, 15वां पॉइंट हम याद कर लेते हैं। फरवरी 1931 की बात हो रही है, फरवरी 1931। ठीक है, 1931 अल्फ्रेड पार्क की घटना आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अल्फ्रेड पार्क कहाँ है आप ध्यान रखेंगे, सर ने बता दिया। अल्फ्रेड पार्क आपका आपका इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क यानी प्रयागराज करके लिख देता हूं मैं आपको, प्रयागराज में आजाद की हत्या। आजाद ने स्वयं को गोली मारी, हत्या मतलब ये आजाद ने स्वयं को गोली मार ली, गोली मारी। आपको ये बात ध्यान रखेंगे। और एक लास्ट पॉइंट, आज के लेक्चर में बहुत सारे क्रांतिकारियों की बात कर ली, इनके बारे में हमने समझ लिया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, कहीं ना कहीं से फांसी से बन सकता है, बम कब फेंका ये बन सकता है, कौन कौन था, इंकलाब जिंदाबाद हो गया, क्रांतिकारी लोग क्यों बने, कौन कौन थे, काकोरी रेलकांड हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। काकोरी रेलकांड में कितने लोग थे, नमक आंदोलन आज के लेक्चर में फिर दोबारा से बता दिया। एक बार हमने आपको फिर से बता दी कि क्यों साइमन कमीशन भारत आया था, ये सारी कंडीशन हमने पढ़ ली। इसके बाद 23 मार्च 1931 को 4 लोगों को फांसी दी गई, जिसका नाम था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। 3 लोगों को फांसी दी गई, सॉरी 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें कौन कौन थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु रहे। और इन तीनों को फांसी दी गई होगी एक दिन पहले, क्योंकि अंग्रेज सरकार को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सही समय पे जहां इन्हें फांसी दी जा रही है, अगर उस समय हमने इन्हें फांसी देने के लिए लटकाया, तो उससे पहले कहीं हमारी जेल पर कोई ना किसी तरीके से आक्रमण हो जाए और इन लोगों को छुड़ा दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंत हो गया।
तो भारत में इस तरीके से क्रांतिकारी हुए, क्रांतिकारियों का क्या आपका जो है उद्देश्य रहा होगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट हम लिख देते हैं। 23 मार्च सन 1931 की बात करी हमने। 23 मार्च 1931 को फांसी किन्हें किन्हें? भगत सिंह, एक बताए हमने भगत सिंह बताए, भगत सिंह के साथ कौन थे? राजगुरु थे, और राजगुरु के साथ में कौन थे? सुखदेव थे। सुखदेव को फांसी। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने समझता हूं कि आपको ये सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कल आगे बढ़ेंगे, आगे जो भी आपके आंदोलन बढ़ रहे होंगे, किस तरीके से गोलमेज आंदोलन हुआ होगा, क्या कारण होगा, ये सारी बातें कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।